भोपाल से सवाल है फैजान अहमद का। वो कह रहे हैं कि सर उन्होंने पिछले साल जो है रिटर्न नहीं भरा था, इस साल अब उन्हें रिटर्न भरना है, तो क्या कोई पेनल्टी लगेगी? देखिए, पहली बात, अगर पिछले साल आपका रिटर्न भरना बनता था, मतलब यू आर वैधानिक रूप से आप रिटर्न भरने के लिए लायबल थे, आपकी इनकम 3 लाख से ज्यादा थी, आपने रिफंड क्लेम करना था, आपका कोई फॉरेन में एसेट था, मतलब रिटर्न भरने की जो भी कंडीशंस हैं, आप रिटर्न भरने के लिए बाधी थे, तो आपको ये रिटर्न भरनी थी। अब पिछले साल का रिटर्न जो आपने नहीं भरा, तो मैंने कहा 31 दिसंबर लास्ट डेट होती है, 31 दिसंबर के बाद आप नहीं भर सकते। अब आप क्या करेंगे, अगर आप भरना चाहते हैं तो अपडेटेड रिटर्न भरेंगे। अपडेटेड रिटर्न के ऊपर इंटरेस्ट भी है, पेनल्टी भी है। वो इंटरेस्ट और पेनल्टी कितनी है, वो आपकी कितनी रिटर्न लेट हो गई है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, उस पर डिपेंड करेगा। तो फैजान जी, अगर नहीं भरा था तो इस साल भर सकते हैं, पेनल्टी जो लगनी थी लग गई, लेकिन भर देना, आपका सवाल यह होना चाहिए था कि छूट गया, पिछले साल रह गया, गुनाह हो गया, क्या ये गुनाह का सुधार कर लेना चाहिए। तो ऐसे सभी लोगों को जिनसे ये गुनाह हो चुका है, जिससे ये त्रुटि हो चुकी है, जिससे ये अपराध हो चुका है, उसे अपना गुनाह सुधार लेना चाहिए। अदरवाइज आयकर विभाग जुर्माना भी लगा सकता है और आपके ऊपर मुकदमा भी चला सकता है। ठीक है, तो अगर आपका बनता था टैक्स और आपने रिटर्न नहीं भरा है तो अब आपको जो है बिल्कुल भर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसा कि मनोज जी ने भी बताया है कि ऐसे में नहीं तो आयकर विभाग आप पर जुर्माना भी लगा सकता है। प्रयागराज से अगला सवाल ले लेते हैं, विजय पांडे का है। ये कह रहे हैं कि क्या हम अपने बच्चों के नाम पर हुए निवेश को भी अपने ITR में दिखा सकते हैं? देखिए पांडे जी, ये दिखा सकते नहीं है, दिखाना ही है। दिखा सकते नहीं है, दिखाना ही है। वट एवर इन्वेस्टमेंट, जो कोई भी निवेश, चाहे FD, चाहे शेयर्स, चाहे म्यूचुअल फंड, चाहे किसी और चीज में, जो आपने अपने माइनर चाइल्ड के नाम कर रखे हैं, वो उस पेरेंट की इनकम में क्लब हो जाएंगे। बच्चे की रिटर्न नहीं भरनी, आपको अपनी रिटर्न में दिखानी है, और उस पेरेंट्स की रिटर्न में क्लब होंगे जिसकी इनकम ज्यादा है। मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों रिटर्न भरते हैं, हस्बैंड की इनकम अगर ज्यादा है तो हस्बैंड की इनकम में क्लबिंग होगी, वाइफ की इनकम अगर ज्यादा है तो वाइफ में क्लबिंग होगी, लेकिन ये इनकम जोड़ के दिखाना है। लेकिन 1500 रुपए पर माइनर चाइल्ड, 1 साल के 1500 रुपए पर माइनर चाइल्ड आप की इनकम एग्जेम्प्ट भी है। तो अप टू मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन, जी, 2 बच्चों तक, मतलब 1500 प्लस 1500, 3000 रुपए तक की आप छूट ले सकते हैं। लेकिन दिखाना ही है, ये भूल ना करें कि दिखा सकते हैं कि नहीं, दिखाना है, आज से याद कर लें। तो विजय जी, आपको ITR में दिखाना ज़रूर है, इसको बिल्कुल नज़रअंदाज मत करिएगा, भूलिएगा नहीं। मेरे पास एक सवाल और है, इसी सवाल से जुड़ा हुआ है। इन्होंने तो, विजय जी ने जो की बात की थी वो की थी अपने बच्चों के बारे में। कई लोग ऐसे हैं जो अपनी पत्नी के नाम पे भी निवेश करते हैं, माता पिता के नाम पे भी करते हैं, तो वो भी सब ITR में दिखाना होता है? देखिए, अगर आपकी पत्नी, आपका जीवन साथी या आपके पेरेंट्स आप पे डिपेंडेंट है, उनका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो क्लबिंग होनी है, स्पाउस की क्लबिंग होनी है। और माइनर चाइल्ड की क्लबिंग होती है, पेरेंट्स की क्लबिंग नहीं होती। मैं दूसरे शब्दों में समझाता हूं, मेरे फादर हैं और उनकी 1 लाख रुपए की ब्याज की आमदन है, तो वो मेरे में नहीं जुड़ेगी, वो उनका अपना सोर्स है। लेकिन अगर मेरी वाइफ की कोई आमदनी है और मेरी वाइफ की कोई और इनकम नहीं है, और वो जो इन्वेस्टमेंट थी मेरी इन्वेस्टमेंट थी जिससे FD हुई थी, तो आयकर विवरणी भरते हुए मेरी इनकम में वो क्लब होगी। ओके, ठीक है। तो अगर मतलब महिला होम मेकर हैं, वो घर पे संभाल रही हैं, तो जो भी अगर उनके नाम पे निवेश किया हुआ है, उससे इंटरेस्ट से जो भी इनकम हो रही है उसको आपकी इनकम में क्लब किया जाएगा। अगला, अगर वो अपनी रिटर्न भरते हैं तो अपनी रिटर्न में, नहीं तो आप में। ठीक है, ठीक है, तो आपको भरना ही भरना है रिटर्न में। अगला सवाल जो है वो लुधियाना से रीना खन्ना का है। वो कह रही है कि अगर मेरी सैलरी 50 लाख रुपए से ज़्यादा है तो क्या मुझे न्यू टैक्स रिजीम का ऑप्शन मिलेगा? सर, ऐसा कुछ लिमिटेशन वगैरह है कि 50 लाख से ऊपर न्यू टैक्स रिजीम का ऑप्शन मिलता है या नहीं? लोगों को बहुत दुविधाएं हैं, बहुत दुविधा में जी रहे हैं। देखिए, न्यू रिजीम जो है, अब
ये डिफॉल्ट टैक्स रिजीम हो चुका है। यानी नई कर व्यवस्था अब डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है, इसे चुनने की जरूरत नहीं है, ये हर भारतवासी के लिए है, हर करदाता के लिए है। अगर आपने ओल्ड में जाना है तब आपने चुनना है। पहली बात तो यहां पे अपने आप को करेक्ट कीजिए रीना जी कि नई रिजीम में जाने का ऑप्शन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। नई रिजीम अब डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है, देश की कर प्रणाली का हिस्सा है। अगर आप पुरानी प्रणाली के हाथ रहना चाहते हैं, पुरानी व्यवस्था के हाथ रहना चाहते हैं, तो आपको चूज करना है, तब आपको कोई फॉर्म भर के इंटीमेशन देनी होती है। आपका सवाल अब दूसरा है, 50 लाख से ज्यादा है तो क्या मेरे को न्यू रिजीम मिलेगा? मैंने कहा न्यू रिजीम तो सबका है, ओल्ड का भी है, न्यू का भी है। इनकम की कोई सीमा नहीं है, हर किसी के लिए डिफॉल्ट है। तो ये क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए था कि अगर मेरी इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो क्या मैं सहज या सुगम का चुनाव कर सकती हूं? तो आंसर था नहीं। जिन लोगों की इनकम भी 50 लाख रुपए से ज्यादा है वो लोग सहज और सुगम का चुनाव नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर 50 लाख से ज़्यादा है तो सहज और सुगम का चुनाव आप नहीं कर सकते हैं। अच्छा, एक सवाल मेरा इसी से और है कि जैसे अगर किसी व्यक्ति ने शुरुआत में, जैसे हम सबको ऑप्शन मिलता है कि आपने ओल्ड टैक्स रिजीम चुनना है नौकरी करते हुए या फिर न्यू, अगर किसी ने पहले जो है ओल्ड टैक्स रिजीम चुन लिया और ITR फाइल करते हुए उसे ये महसूस होता है कि नहीं मेरा टैक्स जो है वो न्यू रिजीम के ज़रिए ज़्यादा बच रहा है, तो क्या ये बाद में जो है ऑप्शन चेंज हो जाते हैं? देखिए मैंने पहले भी बताया, अगर आप वेतन कर्मचारी हैं, वेतन भोगी कर्मचारी, तो न्यू तो डिफॉल्ट है, न्यू के लिए तो कुछ नहीं। अगर आपने ओल्ड के साथ रहना है तो ये ऑप्शन आपको रिटर्न में बितानी पड़ेगी, ये आई वांट टू गो विद ओल्ड रिजीम। ओके, अगर आप वेतन भोगी कर्मचारी। लेकिन अगर आपकी व्यवसाय से इनकम है, आपकी प्रोफेशन से इनकम है, तो आपको एक अतिरिक्त फॉर्म भरना पड़ेगा जिस फॉर्म का नाम है 10IEA। 10IEA, और ये फॉर्म आपको रिटर्न भरने से पहले भरना है। इसलिए कि मैं नई स्कीम से ऑप्ट आउट कर रहा हूं जी। पुरानी में जाने के लिए फॉर्म भरना है, नहीं तो डिफॉल्ट ही है। अब सिस्टम बदल गया पिछले साल से जी। तो अब पुराने के साथ जाना चाहते हैं, पुराने के साथ रहना चाहते हैं, तो ये फॉर्म भरना है। एक चीज और बता दूं, वेतन भोगी जिधर मर्जी फुटबॉल खेल सकते हैं, वो चाहे तो ओल्ड में जाएं चाहे तो न्यू में रहे। लेकिन अगर आप व्यवसायी हैं तो ये फुटबॉल में एक ही गोल कर सकते हैं। अगर आप ओल्ड में चले गए तो वापिस आने का मौका एक बार मिलेगा केवल, दोबारा नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। और तभी मिलेगा जब आप ऑप्ट आउट करेंगे, और ऑप्ट आउट वाला जो एक्नॉलेजमेंट रिटर्न का फॉर्म का नंबर है और डेट है वो अपनी आयकर विवरणी में भर देंगे। मान लीजिए आपने ऑप्ट किया तो नंबर भरना भूल गए, तब भी काम हो गया, तब भी नहीं मिलेगी ओल्ड रिजीम। लेट भरा 31 जुलाई के बाद, तब भी नहीं मिलेगी। सरकार नहीं चाहती कि कोई अब ओल्ड टैक्स रिजीम में जाए, तो इतने सारे चेक लगा दिए। नई व्यवस्था ही हमारी भारत की नई व्यवस्था है, नई भारत की नई कर प्रणाली, उसी के हाथ रहना सीख लीजिए। ठीक है, तो न्यू टैक्स रिजीम जो है वो न्यू इंडिया के लिए ही बनाया गया है। लेकिन मनोज जी, अगर किसी टैक्स पेयर को अब भी कुछ कंफ्यूजन है कि उसे कौन सा फॉर्म चुनना है, नहीं चुनना है, क्या करना चाहिए उसे, आप उसे 3 स्टेप्स ऐसे बता दीजिए जिससे फॉलो करने के बाद में उससे गलती ना हो और टैक्स फाइलिंग जो है वो इसके लिए इजी हो जाए। देखिए, जो व्यक्ति है 5, 6, 7 पहले काट दे, पहला स्टेप। 5वां जो है पार्टनरशिप फर्म के लिए है, 6ठा कंपनी के लिए, 7वां ट्रस्ट के लिए है। तो 5, 6, 7 तो आपके लिए है ही एक स्टेप। अब रहा 1, 2, 3, 4। 1 और 4 उन लोगों के लिए जिनकी 50 लाख से नीचे इनकम है और रेजिडेंट हैं और एक मकान से ज्यादा नहीं है। तो ITR 1 या ITR 4 में है, आपको चूज करना है। ITR 1 भरना है वेतन भोगी कर्मचारी को, ITR 4 भरना है जो गैर वेतन भोगी कर्मचारी है यानी व्यवसायी। अब रही बात 2 और 3 की, जिनकी कैपिटल गेन की इनकम है और व्यवसाय की इनकम नहीं है वो ITR 2 भर लें, और जिनका कैपिटल गेन भी है और
व्यवसाय भी है वो ITR 3 भर दें। पल्लवी जी ने तो मेरे को 3 स्टेप में कहा था, मैंने 2 में ही आपका काम चला दिया। ये सर आपने बहुत इजीली जो है वो हमें समझा दिया। आखिर में बस एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगर कोई व्यक्ति वो अपना ITR भर रहा है तो आज के वक्त में आप उसे क्या कहेंगे, खुद भरे या फिर किसी प्रोफेशनल की मदद से करे? अगर उसका सिंपल सा है या फिर एक सिचुएशन ये है कि उसका शायद पिछले साल का कुछ पेंडिंग हो या थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो, क्या करना चाहिए व्यक्ति को? देखिए, ये जो सवाल है एक ऐसा सवाल है, क्योंकि मैं खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, अगर मैं ये कहूंगा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है भरना चाहिए तो गलत हो जाएगा। हर एक व्यक्ति अपना आयकर विवरणी खुद भर सकता है, प्रोवाइडेड, बशर्ते कि उसको उसका ज्ञान हो। अधूरे ज्ञान से आयकर विवरणी अपने आप भरने का जोखिम ना लें, क्योंकि नीम हकीम खतराए जा। वहां पर आपको जो जुर्माना लगेगा, जो दंड लगेगा, जो परेशानी होगी, वो कंसल्टेंट की फीस से कहीं ज्यादा होगी। अगर आपको संपूर्ण ज्ञान है और आप अपने आयकर की अच्छे से जानकारी रखते हैं, नियमों को समझते हैं जितनी आपके लिए जरूरी है, और आप इसको लेके कॉन्फिडेंट हैं कि इसमें मैं कहीं भी भ्रमित नहीं हूं, सारी जानकारी सटीक और करेक्ट है, तो अपने आप आयकर विवरणी भरने का कदम उठाइए। नहीं तो किसी कर सलाहकार की सलाह जरूर लें। ठीक है, तो अगर आपको बहुत कॉन्फिडेंस है कि आपको सब कुछ समझ आ गया है, आपको पता है कि आपको कैसे फॉर्म भरना है, तो खुद भरिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं ये जटिल प्रक्रिया है, आपको कहीं पे भी कोई शंका है, कोई डाउट है, तो आप किसी की मदद ले सकते हैं, लेकिन किसी प्रोफेशनल की हेल्प लीजिएगा। ऐसे नहीं कि किसी दोस्त की मदद ली और उसे भी शायद पूरे तरीके से ना पता हो। तो खैर, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका, आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमारे दर्शकों को बहुत विस्तार से, बड़े अच्छे से समझाया कि कैसे आयकर विभाग ने टैक्स फाइलिंग की जो पूरी प्रक्रिया है उसे और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया है और ट्रांसपेरेंट कर दिया है, और अब कहीं ना कहीं करदाताओं को जो है वो काफ़ी आसानी आने वाली है। बस ज़रूरत इतनी है कि वो इन बदलावों को समझे और सही फॉर्म का चयन करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम, हमें आमंत्रित करने के लिए द बोनस। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे नए ITR फॉर्म्स के बदलाव जो आपकी टैक्स फाइलिंग को और भी आसान बना सकते हैं। अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलेंगे नए सेविंग सॉल्यूशंस के साथ। तब तक समझदारी से टैक्स फाइल कीजिए और पैसों पर अपना कंट्रोल बनाए रखिए।